सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का है ये बालोद जिला, जिसे अभी आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। मतलब पिछले 2 सालों से यहाँ पे बाल विवाह का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। और इसी के साथ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य ने एक लक्ष्य भी रखा है 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त होने का। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ के ही 75 ग्राम पंचायतों को भी अभी बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ लेकर के चलूंगा मैं आपको, लेकिन बाल विवाह से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न आपको करवाता हूँ। एक तो याद रखना, केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया था 27 नवंबर 2024 को। और बाल विवाह निषेध अधिनियम ये कब का है? 2006 का है, जो कि 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। और इसमें लड़कों की जो न्यूनतम आयु है विवाह के लिए वो है 21 वर्ष और महिलाओं की है 18 वर्ष। अच्छा, इस बाल विवाह निषेध अधिनियम ने किसका स्थान लिया था? 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसके अनुसार महिलाओं की जो विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष थी और पुरुषों की 18 वर्ष। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ ले चलना है मुझे आपको। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ से। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है और इसको अभी यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। ये एक हिंदी लेखक हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। डोकरा कलाकृतियों का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से है। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जब मोदी जी फ्रांस गए थे तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। कौन सी कंपनी बना रही है? पॉलीमेंटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। उसके अलावा देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संकल्प। भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, इसने अपने परिचालन के 10 साल पूरे कर लिए हैं। पूछ रहे हैं इसे लॉन्च किस रॉकेट से किया गया था? तो आंसर होगा इसका तो PSLV C30। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर पूछे एस्ट्रोसैट क्या है, तो एक तो ये याद रखना, ये भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है, या आप यूं कह सकते हो भारत की पहली बहुतरंग धैर्य खगोल विज्ञान वेधशाला है। इंग्लिश में बोलोगे तो मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट इसका नाम है। इसे हमने 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? PSLV C30 से। और अभी इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। यह अभी भी ऑपरेशन में है, मतलब काम कर रहा है। क्या काम है वैसे इसका? खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज का अध्ययन करना और स्पेस में नए एक्सरे सोर्सेज का पता लगाना और न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड का अनुमान लगाना। तो ये सब इसके काम है, अभी भी काम कर रहा है, 10 साल हो चुके हैं पूरे। तो एस्ट्रोसैट याद रखना क्या है, किस रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, ये सारी बातें। अब इसी तरह से इसरो ने कुछ सैटेलाइट्स वगैरह ये चीज़ें लॉन्च की थी जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, PSLV C57 से हम बात करते हैं। आदित्य L1 जो हमारा सूर्य मिशन था, हमने इसको लॉन्च किया था PSLV C57 से। PSLV C58 से हमने एक्सपोसैट को लॉन्च किया था और ये प्रश्न एग्जाम में आया भी है। और इनसेट 3DS उपग्रह को GSLV F14 से। और ये नेपाल का उपग्रह है मुनाल उपग्रह, इसे इसरो लॉन्च करेगा। PSLV C59 की बात करें, प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और स्पेडेक्स मिशन ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये भारत का 99 नंबर का मिशन था, इसको हमने PSLV C60 से लॉन्च किया था। उसके बाद हमारा जो 100 नंबर का मिशन था वो भी याद रखेंगे आप, GSLV F15 था। और इससे हमने किसको लॉन्च किया था? NVS-02 सैटेलाइट को, जो कि हमारा नेविगेशन सिस्टम है। और उसके बाद हमारा जो 101 नंबर का जो 101वां लॉन्चिंग था वो था PSLV C61 का। और इस रॉकेट से हमने
अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, पर ये विफल हो गया था। अच्छा, याद रखना हमने निसार सैटेलाइट लॉन्च किया, जैसे इसरो और नासा ने मिलकर के तैयार किया, किससे? GSLV F-16 से। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स नामक पुस्तक किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा इटली। इटली की प्रधानमंत्री कौन है आप जानते हो? जॉर्जिया मेलोनी है। तो उन्हीं के ऊपर ये बुक है। नाम भी देखो, नाम से पता चल रहा है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। आप कह सकते हो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जॉर्जिया मेलोनी की, जो कि इटली की प्रधानमंत्री है वर्तमान में। और ये हमारे लिए बुक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है, जिसमें उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। और इस किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के टाइटल से प्रेरित बताया है। तो सिंपल से याद रखेंगे, जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। याद रखना है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, आज इस प्रश्न में जो ऑटोबायोग्राफी से संबंधित प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में बने, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, दीपा मलिक जो हमारी पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, ब्रिंग इट ऑन। साक्षी मलिक की है, विटनेस। और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, अनलीस्ड। मदर मैरी कम्स टू मी, ये है अरुंधति रॉय की। बिल गेट्स की आत्मकथा थी, सोर्स कोड। आर अश्विन की आई थी, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आ चुकी है एग्जाम में। और दिग्गज टेनिस प्लेयर रहे जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी आई थी, क्रॉस कोर्ट। MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा को लॉन्च किया था, अनजान साक्षी नामे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी, उंगलिल ओराविन नामे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी, बीबी माई स्टोरी इनका नाम है। और हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, उनका नाम NK सिंह है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की है, आई एम नो मसीहा। अच्छा, ये जो नाम है ना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। बाकी हमारे जो चेस प्लेयर है, विश्वनाथन आनंद, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। सुरेश रैना की आई थी, बिलीव। प्रिंस हैरी की है, स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है। और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथन जी की आई थी, नीलावू कुदिचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में है। और MM नरवणे हमारे पूर्व आर्मी चीफ रहे, इनकी आई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ब्रेन लारा की आई थी, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। रतन टाटा जी की आई थी, रतन टाटा लाइफ, इसको लिखा था थॉमस मैथ्यू ने। और सलमान रुश्दी का मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी कह दो एक तरह से, मतलब यादों के बिहाफ पे लिखा जाता है मेमोयर, उसका नाम नाइफ है। और ये मैंने आपको बताई दिया, अनलीस्ड वाली। और ये भी ध्यान रखो कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? चेंजिंग इंडिया था। ये आ चुकी है बुक एग्जाम में। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड पैरा आर्चरी प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 5 मेडल। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये 15वां एडिशन हुआ। 22 सितंबर को शुरू हुआ था, 28 सितंबर तक चला ये। कहाँ पे? ग्वांगझू, साउथ कोरिया में। यहाँ पे भारत ने 5 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। 2 गोल्ड कौन लेकर के आए? एक शीतल देवी लेकर के आई है। शीतल देवी का नाम आप जानते ही हो, बहुत बार हमने इनका नाम पढ़ा है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ये गोल्ड लेकर के आई है कंपाउंड वुमेन्स ओपन में। और 1 गोल्ड टोमन कुमार लेकर के आए कंपाउंड मेंस ओपन में। तो ये 2 गोल्ड आप ध्यान रखना। मेडल टैली में आप देख सकते हो, टॉप पे चाइना है, 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर 3 ब्रोंज है। दूसरे स्थान पे भारत है 5 मेडल के साथ, तीसरे पे मंगोलिया है। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था ना वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का, ये 2023 में हुआ था, 14वें नंबर का। वो चेक रिपब्लिक में हुआ था, उसमें भी टॉप पे चाइना था और भारत उसमें 5वें स्थान पे था। अच्छा, इसी के साथ एक पॉइंट आप नोट डाल लो, ये जो आज हमने बात कर रही है वो है वर्ल्ड पैरा आर्चरी प्रतियोगिता। और अभी सितंबर में ही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप भी हुई थी, वो भी ग्वांगझू साउथ कोरिया में हुई थी। उसमें टॉप पे साउथ कोरिया था और भारत 4थे स्थान पे रहा था फ्रांस के साथ। 1 गोल्ड 1 सिल्वर और ब्रोंज 1 भी नहीं था। ठीक है, तो ये वाला भी ध्यान में रखना। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1931। हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है उइगर एडनर, ये तुर्की से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 128 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसको जारी किया हेरिटेज फाउंडेशन ने, अमेरिका की एक संस्था है। तो ये इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश के लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम सबसे ज़्यादा है। मतलब व्यक्ति कितने स्वतंत्र होकर के अपने आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि किसी देश के व्यक्ति को व्यवसाय खोलना है, काम करना है, निवेश करना है, तो इन सब के लिए उसको कितनी स्वतंत्रता है, मतलब कितना इजीली वो वहाँ पे ये काम कर सकता है। अगर वो बड़े आसानी से ये सारे काम वहाँ पे कर पा रहा है उसके देश में, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर है वहाँ पे, और इससे उसकी आर्थिक समृद्धि भी होगी। तो ये बताता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025, और इसी हिसाब से रैंकिंग दी गई है देशों की। तो भारत 128 नंबर पर है टोटल 176 देशों की सूची में। स्कोर की बात करेंगे तो भारत को स्कोर मिला है 53, और भारत को इस स्कोर के साथ मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखा गया है, अधिकांशतः अस्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। बाकी इस लिस्ट में टॉप पर रखा है किसे? सिंगापुर को, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे पे आयरलैंड है। सबसे आखिरी पे 176 नंबर पर नॉर्थ कोरिया को रखा है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है याद रखना? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर था, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। और पंचायत हस्तांतरण सूचकांक, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। उसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पे गुजरात रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स, पहली बार ये जारी हुआ। किसने जारी किया? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने, टॉप पर पटना रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर है? हनहतियाल, मिजोरम। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, इसमें टॉप पर सिंगापुर है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, जो बंगलुरु पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड की सिटी ज्यूरिख। और भारत में दिल्ली टॉप पर है, लेकिन ये इस पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर रहा, टॉप पर आइसलैंड है। NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 63 नंबर पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया गया। मतलब हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में। थीम भी है इस बार की, क्या है थीम? वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वृद्धजनों से ही, ओल्डर पर्सन से ही संबंधित 2-3 दिवस होते हैं। मैं आपको सारे बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न रहो। जैसे कि एक होता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को होता है। और ये जो आज हमने पढ़ा वो था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। और एक होता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, ये 15 जून को होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों दिवस आप साथ में ध्यान रखना, बुजुर्गों से ही संबंधित हैं। बाकी अब अक्टूबर के डेज स्टार्ट हो गए हैं, तो साथ के साथ पढ़ते जाना। बार बार जब भी दिवस वाला प्रश्न आएगा मैं आपको रिवाइज करवाता ही हूँ। बाकी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज की तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, होमवर्क प्रश्न ये आपका सुनना। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत और भूटान के बीच शुरू होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी है? तो ये दोनों हैं, बानरहाट समत्से रेल लिंक परियोजना और कोकराझार गेलेफू रेल लिंक परियोजना। तो याद रखेंगे, अभी भारत और भूटान के बीच पहली बार सीमा पार एक रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए आपस में दोनों ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है आपस में, मतलब एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत इन दोनों के बीच में 2 रेलवे लिंक स्थापित होंगे। तो पहला जो रेलवे लिंक होगा वो हमारे पश्चिम बंगाल को भूटान से जोड़ेगा और दूसरा जो रेलवे लिंक होगा वो हमारे असम को भूटान से जोड़ेगा। इनमें भी कौन से स्थान? तो हमारे पश्चिम बंगाल का बनारहाट स्थान और भूटान का है सामतसे। उसी तरह से दूसरा वाला जो है वो असम का कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ेगा। लंबाई की भी बात कर ले तो बनारहाट और सामतसे के बीच की लंबाई रहेगी 20 किलोमीटर और कोकराझार और गेलेफू के बीच की लंबाई रहेगी 69 किलोमीटर। तो याद रखना, भूटान और भारत के बीच ये पहली रेल कनेक्टिविटी होगी। इससे माल ढुलाई और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी भूटान में हमने एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की थी, लेटेस्ट, अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था इसी साल, और उसका नाम है पुनात सांगजू परियोजना, जिसकी क्षमता है 1020 मेगावाट की। लेकिन अगर पूछे ना कि भारत और भूटान के बीच पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, चूखा परियोजना थी। वो 1987 में शुरू हुई थी, जिसकी क्षमता है 336 मेगावाट। बाकी पहले मैं आपको भूटान ले चलता हूँ। ये रहा मैप में भूटान, आप देख सकते हो। करेंसी थिम्पू हो गई है, करेंसी इंडियन रूपी भी चलती है, करेंसी इंडियन रूपी भी चलती है और एंगलट्रम वहाँ की करेंसी भी चलती है। प्रधानमंत्री शेरिंग टोब के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आपको याद होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की थी और दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की थी भूटान ने ही। अब रेलवे की भी बात हो रही है मुख्य रूप से, तो यहाँ पे तो रेलवे से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स भी आपको करवाता हूँ। पहले तो याद रखना, हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम रुद्रास्त्र है। लंबाई है 4.5 किलोमीटर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये आपको कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में मिलेगा। वैसे इसका नाम बदल के अभी श्री सिद्ध सुधा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1507 मीटर। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आधारशिला रखी थी और इसका नाम, इस यूनिट का नाम है ब्रह्मा। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। लंबाई है 881 किलोमीटर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने रेलवे पटरी के बीच में भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। 28 पैनल लगाए हैं, 15 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। और मोदी जी ने अभी बैराबी सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित है और मिजोरम का पहला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर। और इसके बाद हमने कहा था कि एजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की चौथी कैपिटल सिटी बन गई है, जिसे रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। बाकी अहमदाबाद के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल कमांड सेंटर का अभी अनावरण किया गया था। तो रेलवे से संबंधित ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए भी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गज रक्षक एप्लीकेशन। तो अभी मध्य प्रदेश में है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ पे हाथियों पर निगरानी रखने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए अभी गज रक्षक नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ही किया है। तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा? हाथियों की निगरानी करेगा। हाथी कहाँ पे जा रहे हैं, अकेले हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो इस तरह से इनकी निगरानी होगी। और हमने कहा मानव हाथी संघर्ष को रोकेगा किस तरह से? मतलब कोई मानव बस्ती है, उसके आसपास में जब हाथी आने लगेंगे तो ये कोई सिग्नल भेज देगा या आवाज़ कर देगा, जिससे या तो हाथी चले जाएंगे या वो आवाज़ मानव बस्ती तक पहुंच जाएगी, ताकि सब अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा, हाथियों की बात हो रही है, हाथियों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। देखो, आज बहुत सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एक साथ आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे, मैं कराता हूँ आपको। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब बनाया गया? 2010 में।
विश्व हाथी दिवस होता है 12 अगस्त को। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33 है। पहला था सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व जो कि झारखंड में, और 33वां है तेराई एलिफेंट रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। एशियाई हाथी को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। जिम्बाब्वे ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की थी। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया जाता है नेपाल में। राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर। और भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु के मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। एशिया के सबसे उम्रदराज हाथीनी थी वत्सला, जिसका भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। 100 वर्ष से भी ज़्यादा इसकी आयु थी। गज मित्र योजना असम ने शुरू की थी। गज मित्र योजना असम ने शुरू की थी मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए। और आज हमने देखा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, उसका नाम है गज रक्षक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना, हाथियों से संबंधित हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया भारतीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा रशिया में। तो अभी हमारे केंद्रीय कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा, जिन्होंने भी 1 अक्टूबर 2025 को मॉस्को रूस में बेस्ट ऑफ इंडिया इंडियन अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर का उद्घाटन किया। और ये 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय निर्यातकों के लिए रशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुंच को बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है रशिया ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। वैसे हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। अब देखो रशिया में इसका आयोजन हुआ ना, रशिया भी लेकर के चलता हूँ मैं आपको। ये रहा मैप में, देखो रशिया कैपिटल मॉस्को हो गई है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद को ड्यूमा कहते हैं। कुछ करंट अफेयर देखेंगे। अभी कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित किया था रशिया ने, और 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर भी लागू कर दिया। इसके अलावा 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया भुवनेश्वर में, और जिसमें चीफ गेस्ट थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कंगालू। रिपब्लिक डे 2025 में चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और वर्ल्ड बुक फेयर 2025 हुआ नई दिल्ली में, जिसमें फोकस कंट्री रशिया था। रूस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया दमित्री पाकानोव को। उसके अलावा भारत ने कहा कि वो अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदेगा रशिया से। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ था चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया। उसके अलावा तलवार क्लास श्रेणी के 4 स्टील्थ फ्रिगेट हम रशिया से ले रहे हैं। इसमें से 2 तो रशिया में बन गए हैं और 2 जो हैं ये भारत में बनेंगे, जिसमें से रशिया बना के दे रहा है INS तुशील और INS तमाल, और जो भारत बनाएगा उसमें एक का नाम होगा INS त्रिपुट। एक का नाम ही खोजा गया है अभी, तो सोचा गया है, बाकी दूसरा देखते हैं क्या होगा। और इनका निर्माण कौन कर रहा है भारत में? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ ने मिलकर के कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बच्चों से वादा अभियान। तो अभी वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप के दौरान ICC और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण, सुरक्षित जल और स्वच्छता तक पहुंच, हिंसा से सुरक्षा, खेलने और बढ़ने के अवसर देना। तो इस अभियान में क्रिकेटर की वैश्विक लोकप्रियता और प्रभाव का उपयोग करके इन मुद्दों को उजागर किया जाएगा। इस कैंपेन को आयुष्मान खुराना के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यूनिसेफ इंडिया के वो एम्बेसडर हैं। इसीलिए आप जानते हो अभी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ये अभी 2025 वाला 13वां एडिशन है। 30 सितंबर को शुरू हो चुका है, 2 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे? भारत और श्रीलंका में हो रहे हैं। जिसमें अगर हम पहले बात करें ICC की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE। CEO हैं संजोग गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन है जय शाह। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडोल्ची और दूसरी बनी थी नीतू डेविड। और महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो भारतीय 11वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने थे। और इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड।
और स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए क्विज अपलोड की जाती है। कहाँ पर क्विज आपको मिलेगी? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है ब्रजभूषण अग्रवाल को। और भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन ये कहाँ पर होगा? चेन्नई में। और एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव वो था उन्मेष, इसका आयोजन हुआ पटना में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? भारत में। विश्व रेबीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने सुमेंद्र सिंह। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आयोजित बीएफआई कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? चेन्नई। और भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? तो आंसर होगा मुखी। और आखिरी प्रश्न पूछा था, चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डीआरडीओ। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो आंसर होगा तरुण प्लस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।